नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव। लखनऊ समेत 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान शुरू। चौथे दौर के लिए प्रचार तेज। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 7 पर एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। बीजेपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। पन्नीस्वामी के विश्वास मत को डीएमके ने बताया असंवैधानिक। एमके स्टालिन ने राज्यपाल को लिखा पत्र, दोबारा बहुमत परीक्षण की मांग। स्पीकर ने कहा नियमों के मुताबिक वोटिंग। राज्यों को मुआवजा से जुड़े कानून का मसौदा मंजूर। जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला, 1 जुलाई से अमल के लिए बजट सत्र में पारित कराना जरूरी। और दक्षिण एशिया में विकास के लिए शांति जरूरी। संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में बोली सुमित्रा महाजन। पाकिस्तान और म्यांमार नहीं हुए शामिल। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। राज्यसभा टीवी हर चरण की वोटिंग की खास कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। हम अपने संवाददाता रविंद्र सिंह श्योराण, अखिलेश सुमन और कृति मिश्रा से चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव से जुड़ी खबर। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का मतदान शुरू हो गया है। प्रदेश के 12 जिलों की 69 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस दौर में कुल 826 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में तकरीबन 2 करोड़ 41 लाख मतदाता कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। 2 चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश में आज तीसरे दौर के लिए वोट डाले जा रहे हैं। निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चाहे वो पोलिंग पर्सनल को लेकर हो या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो या फिर नॉन फोर्स मेथड में हमारे वेबकास्टिंग हो, कैमरास हो या फिर सीपीएमएफ हो, सारी तैयारियां पूर्ण हैं। और हम लोगों ने बड़ा प्लान करके इसको प्लानिंग की है पूरे इवेंट की। आज 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग है। तीसरे दौर में 1,31,38,989 पुरुष, 1,10,27,390 महिला मतदाता, 1,028 किन्नर समेत कुल 2,41,67,407 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इस दौर में 826 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 105 महिला उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने सभी 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी ने 68 सीटों पर, आरएलडी के 40, समाजवादी पार्टी के 61, कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों समेत 231 निर्दलीय भी मैदान में हैं। तीसरे दौर में 25,606 मतदान केंद्र हैं, जहां की सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों ने भी संभाला हुआ है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 55 सीट जीतकर अव्वल रही थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 6, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में इन 12 जिलों में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन उस वक्त पार्टी की अंदरूनी सतह दुरुस्त थी। बदले समीकरणों में हर दल के लिए चुनौती बढ़ गई है। सेंटर की काउंटिंग के आधार पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें N+1 अर्थात जो पोलिंग बूथ 1 है वहाँ पे कम से कम 4 फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। और उसके उपरांत जैसे बढ़ते हुए क्रम में इसमें 8 बूथ वाले पर लगभग 26 से 30 कांस्टेबल और अन्य फोर्स की नियुक्ति की गई है। तीसरे दौर में जसवंत नगर से शिवपाल यादव, हरदोई से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल, लखनऊ मध्य से बीएसपी के बागी ब्रिजेश पाठक, लखनऊ कैंट से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी, इस सीट पर अपर्णा यादव जैसे चर्चित चेहरों पर सबकी नजरें हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और चलिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाताओं का, जो कि अलग अलग जगहों से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे अखिलेश सुमन, जो कि इटावा से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, तीसरे चरण की बात की जाए तो बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, चूंकि 7 बज चुका है, क्या लोग अपने घरों से निकल चुके हैं और पोलिंग बूथों पर कतारें अब दिखनी शुरू हो गई हैं?
निश्चित तौर पे अमृता, आप देखिए मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ेगा कि लोग कतार में आकर खड़े होने शुरू हो गए हैं और 5-6 लोग अभी खड़े हैं और अभी लगातार लोग हैं। मैं यहाँ जिस बूथ पे हूँ वहाँ 7 बूथ हैं और 7 अलग अलग कमरों में चुनाव का काम चल रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग आएंगे। अभी सुबह का समय है, आप समझ सकती हैं कि 6:45 बजे से लोग आना शुरू किए हैं, उसके पहले सारे स्टाफ आ चुके हैं। तो इस तरह से कहें तो एक तरह का उत्साह है। इटावा, चूंकि इटावा जैसा कि आप खुद बता रही थी कि इटावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर पूरे मुलायम सिंह यादव फैमिली का यह गढ़ रहा है। अखिलेश यादव यहाँ के हैं और शिवपाल सिंह यादव का यहाँ बहुत प्रभाव है। इटावा के सभी क्षेत्रों में शिवपाल सिंह यादव का बहुत प्रभाव है और इस हिसाब से कहें तो चुनावी समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और ऐसी स्थिति में बसपा का प्रयास यह है कि इसमें सेंध लगा पाए और बीजेपी तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ने की कोशिशों में है। तो एक बहुत ही रोचक जगह है इटावा और इस समय चुनाव की सारी जो प्रक्रियाएं हैं पूरी करके, सुरक्षा की प्रक्रियाएं पूरी करके और लोग मतदान के लिए तैयार होकर खड़े हैं। बिल्कुल अखिलेश, खासकर इटावा की बात करें, मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। कितनी चुनौतियां हैं अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि विपक्षियों से तो निपटना ही है, साथ ही साथ अपनों से भी, जो घर के लोग हैं जिनसे उनका झगड़ा हुआ है उनसे भी निपटना है। ऐसे में ये जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का इटावा और मैनपुरी, सैफई, बहुत सारे जो क्षेत्र, उसमें अखिलेश यादव के लिए इस बार और खासकर ये तीसरा चरण बहुत चुनौती भरा है। निश्चित तौर पे अखिलेश के लिए बहुत ही चुनौती है, क्योंकि आप देखिए कि अखिलेश यादव ने यहाँ रैली की और अखिलेश यादव ने कहा कि घर के लोगों से खतरा है। उनका सीधा इशारा शिवपाल सिंह यादव की तरफ था और मुलायम सिंह यादव ने उसके पहले इटावा में एक रैली की थी जिसमें उन्होंने अखिलेश का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने अपर्णा यादव के बारे में कहा जो लखनऊ से चुनाव लड़ रही है और उन्होंने शिवपाल यादव के बारे में कहा। तो आप समझ सकती हैं कि जो तनातनी अंदरूनी तौर पे है वो तनातनी अभी भी खत्म नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के अंदर भी परेशानियां हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका शिवपाल यादव के प्रभाव में है और लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क बना रहा है। तो उन्होंने उम्मीदवार भी बदले हैं। अखिलेश यादव जहां इटावा सीट पे, जहां पे अभी मैं खड़ा हूं, वहां पे उम्मीदवार बदला गया है समाजवादी पार्टी का। जो पुराना जो सिटिंग यहाँ के एमएलए थे वे नहीं खड़े हैं और उनके बारे में यह समझा जा रहा है कि वो हो सकता है पूरे समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव के बारे में भी समझा जा रहा है कि हो सकता है वो एक कोशिश करें कि अपनी सीट तो भारी बहुमत से जीते, लेकिन अन्य सीटों पे निपटना भी एक चुनौती है। अखिलेश, आपके पास दोबारा लौटेंगे, उनके अंदर है। बिल्कुल लौटेंगे। देखिए अभी आप सुरक्षा की जो बात कर रही थी, आपके पास लौटेंगे अखिलेश। रविंद्र सिंह चौहान जो कि कानपुर से हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रविंद्र, 7 बज चुका है, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर मैं देख सकती हूँ आपके पीछे जो है लाल गुब्बारे नजर आ रहे हैं, यानी कि पोलिंग बूथों को इस तरीके से सजाया गया है कि मतदाता अट्रैक्ट हों। हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत तैयारी की है। कितना उत्साह वहां नजर आ रहा है और लोगों की कतारें क्या अब वहां भी लगनी शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल अमृता, सवेरे से हालांकि वोटिंग का काम 7 बजे शुरू हुआ है, लेकिन लोग उससे कुछ पहले ही आना यहाँ पर शुरू हो गए। अभी जो देखा जा रहा है वो सीनियर सिटीजन जो है वो ज्यादा आ रहे हैं और ये एक मॉडल पोलिंग बूथ है। जिस वक्त हम लोग चुन्नीगंज, जो कानपुर का इलाका है, लाल इमली के ठीक सामने यहाँ पर बनाया गया है जीआईसी इंटर कॉलेज में, ये एक मॉडल पोलिंग बूथ है जिसमें चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की हैं आज के दिन दिखाने के लिए कि मतदाता जो है वो इस चुनाव के उत्सव में कितना अहम है। इसके लिए जिस आप देख पा रही हैं कि फूल मालाएं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं, फूल मालाओं से उनका यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, गुब्बारे लगाए गए हैं, ये झालर यहाँ पर लगाई गई है कि इसको एक पूरा सेलिब्रेशन का मोड दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। विशेष यहाँ पर तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से 3-4 दिन से लगातार की जा रही हैं, क्योंकि 11 यहाँ पर बूथ हैं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। ये स्लोप बनाया गया है विशेष तौर पर, अगर कोई व्हील चेयर बाउंड मतदाता है तो उसको किसी तरह की समस्या ना आए। पानी का यहाँ पे प्रबंध किया गया है और फर्स्ट एड बॉक्स है वो भी यहाँ पर बनाया गया है कि किसी को अगर छोटी मोटी समस्या है। बिल्कुल रविंद्र, हम देख सकते हैं कि मॉडल पोलिंग बूथ को बहुत ही खास तरीके से सजाया गया है। लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, उनकी हर सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। आपके पास लौटेंगे, कृति का रुख करते हैं। कृति मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ी हैं। कृति, आप प्रदेश की राजधानी में हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये इलाका। पिछली बार बात करें तो 10 में से सबसे ज्यादा सीटें जो है वो एसपी ही ले गई थी, इस बार बीजेपी की भी वहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। फिलहाल यहाँ अगर पोलिंग बूथों की बात करें तो वहां का क्या नजारा है?
जी हाँ अमृता, देखिए इस समय जिस जगह पे मैं हूँ वो एक वीआईपी पोलिंग बूथ है। कई सारे वीआईपीज एक्सपेक्टेड हैं, कई सारे सीनियर ऑफिसर्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं लोगों की बात करूं तो बहुत उत्साह नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पैन करके कैमरा दिखाऊं कि ज्यादातर पुलिस ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है, लेकिन लोग अभी धीरे धीरे आना शुरू होंगे अमृता, क्योंकि एक तो हमेशा से अर्बन एपैथी जो शहरों में कम वोटर टर्न आउट रहा है वो एक बड़ी चुनौती रही है चुनाव आयोग के सामने। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने स्वीप के तहत कई मतदाताओं को जागरूक करने के प्रोग्राम चलाए हैं। तो इस बार एक्सपेक्टेशंस है कि पिछली बार जैसे 56.68% वोटर टर्न आउट था, इस बार क्योंकि लखनऊ शहर में करीब 55% लोग ऐसे हैं जो 40 साल से नीचे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि वोटर टर्नआउट और बेटर होगा। लेकिन फिलहाल अभी सुबह 7 साढ़े 7 ही बजे हैं, ठंड की सुबह है, तो लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकलेंगे और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। उम्मीद करते हैं दिन चढ़ने के साथ साथ लोगों की संख्या में जो है वो वृद्धि होगी। शुक्रिया कृति, और हमारे साथ रविंद्र अखिलेश जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया इस जो पोलिंग बूथों की तस्वीर है हम तक पहुंचाने के लिए। और लोग अब घरों से निकल रहे हैं वोट के लिए। इस बीच चौथे चरण के लिए प्रचार जो है वो तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फतेहपुर में रैली करने वाले हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बलरामपुर में रैली कर बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलने का भरोसा दिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जालौन में रैली कर विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बलरामपुर में रैली की। उन्होंने राज्य में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके पहले अमित शाह ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा कांग्रेस गठबंधन को 2 भ्रष्टाचारी कुंभों का मेल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य का विधानसभा चुनाव देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। पर गठबंधन करने के साथ ही श्री अखिलेश यादव ने अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं मानता हूं अगर अखिलेश जी को विश्वास होता कि 5 साल के उनके कार्यकाल के बूते पर वो दोबारा चुनकर बहुमत में आ सकते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करते। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जालौन जिले के माधवगढ़ में चुनावी जनसभा की। उन्होंने भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अखिलेश यादव से हाथ मिलाने पर चुटकी दी। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई, कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन कर दिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया। जिस मुलायम सिंह यादव ने सारा जिंदगी कांग्रेस का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, उस पर उनके बेटे ने उनकी सारी जिंदगी भर की कमाई पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होना है। वहीं 5वें दौर में 27 फरवरी को 21 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज भी लगातार रैली करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज ललितपुर, झांसी और महोबा में, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हमीरपुर, जालौन और झांसी में आज चुनावी सभाएं करने वाले हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कल जौनपुर में रैली की, तो अखिलेश यादव ने बांदा, जालौन, महोबा और हमीरपुर में रैली की। मायावती ने बांदा और झांसी में रैली कर विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस तालमेल को जारी रखने का भरोसा जताया। यहाँ सरकार हमारी बनेगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलाकर उनको समर्थन देंगे, उनको सरकार बनाएंगे और उसके बाद हम पार्लियामेंट की तैयारी में लगेंगे। दोनों पार्टियां मिलकर मिलजुल के हमको बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने जालौन, महोबा, हमीरपुर में रैली की। एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ वादा करना जानते हैं, उन पर अमल करना नहीं। बताओ तीनों सवाल, भ्रष्टाचार वाला, काला धन वाला और आतंकवाद कश्मीर वाला मामला बताओ। तीनों मुद्दों का कोई समाधान नहीं निकला और पूरे के पूरे देश को तकलीफ पहुंचाना, परेशानी पहुंचाने का काम इन्होंने किया। लाइन में लगा दिया लोगों को। बीएसपी प्रमुख मायावती ने झांसी और बांदा में रैली की।
मायावती ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा। नोटबंदी से हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को राज्य की जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में अपराध को बढ़ावा मिला। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अपनी गलत नीतियों से केंद्र के साथ ही कई राज्यों से सत्ता खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रजापति और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एक महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और उसकी बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। गायत्री प्रजापति पर आय से अधिक संपत्ति रखने, अवैध कब्जे, अवैध खनन समेत कई आरोप पहले से लग चुके हैं। बीजेपी ने प्रजापति की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि गायत्री प्रजापति ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। ये सीधा भाजपा की साजिश है। हमारी छवि बिगाड़ने के लिए जो है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग लगे हैं। और जिस तरीके से अगर अदालत ने हमारे खिलाफ एफआईआर का किया है, हम सम्मान करते हैं। एफआईआर तो होती है, एफआईआर तो सबके खिलाफ, उसकी साथ जांच होगी। हम भी अपना पक्ष जो है अदालत के सामने रखेंगे। हमें भी तो मौका मिलेगा, अभी तो हमें मौका ही नहीं मिला। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है तो हम उसका सम्मान करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पलनीसामी ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन राज्य में राजनीतिक घमासान थमा नहीं है। गुप्त मतदान की मांग को लेकर हंगामे की वजह से सदन से बाहर किए गए विपक्षी पार्टी डीएमके के विधायकों में भारी आक्रोश है। डीएमके नेता स्टालिन ने गवर्नर सी विद्यासागर राव को पत्र लिखकर लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से स्थापित कराने की गुजारिश की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने एजेंडे के तहत डीएमके की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री की विश्वास मत जीतने का ऐलान कर दिया, जो असंवैधानिक है। इससे पहले डीएमके विधायकों ने प्रदर्शन भी किया और नेता विपक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। स्टालिन की अगुवाई में डीएमके विधायक मरीना बीच पर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने स्टालिन और कई डीएमके विधायकों को हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर रिहा कर दिया। और इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा में नाटकीय घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने विश्वास मत हासिल कर लिया। हालांकि बहुमत परीक्षण के दौरान डीएमके, कांग्रेस और आईयूएमएल के विधायक सदन में नहीं थे। इससे पहले गुप्त मतदान की विपक्ष की मांग को लेकर सदन में भारी अवरोध हुआ और कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने शनिवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके पक्ष में 122 और खिलाफ में 11 वोट पड़े। स्पीकर पी धनपाल ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। डीएमके सदस्यों को सदन से बाहर करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और आईयूएमएल विधायकों ने बहुमत परीक्षण का बायकॉट किया। इसलिए पलनीसामी के खिलाफ सिर्फ पन्नीर सेल्वम गुट के विधायकों ने मतदान किया। புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய ஆட்சி தமிழகத்திலே மலர்வதற்கு மேதகு ஆளுநரிடத்தில் எங்களை ஆதரிக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய கையொப்பமிட்ட கடிதத்தை வழங்கினோம்। மேதகு ஆளுநர் அவர்கள்। इससे पहले शनिवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने विश्वास मत पेश किया। विपक्षी डीएमके, कांग्रेस और पन्नीर सेल्वम गुट ने गुप्त मतदान की मांग की। इनका कहना था कि विधायकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे वो जनता की राय लेकर वोट कर सकें। स्पीकर ने दोनों मांगे खारिज कर दी। इसके बाद डीएमके विधायक अवरोध करने लगे और सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। डीएमके सदस्यों ने स्पीकर का घेराव कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। इस वजह से कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை தலைவரிடம் நாங்கள் 2 கோரிக்கையை வைத்தோம்। 15 நாட்களாக அடைக்கப்பட்டிருந்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்களை அவரவர்கள் தொகுதிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்। சட்டமன்றம் நடக்கிற போது ஜெயலலிதா அம்மையார் முதலமைச்சராக இருந்த போது
துணை சபாநாயகர் அதில் உறுப்பினராக இல்லாத சசிகலா அம்மையாரை உட்கார வைத்ததை இந்த நாடு பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தது, நீங்களும் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தீர்கள். दोपहर 1 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई तो हालात वैसे ही थे। डीएमके विधायकों ने या तो गुप्त मतदान कराने या फिर कार्रवाई 7 दिन के लिए स्थगित करने की मांग की। स्पीकर ने इन मांगों को खारिज कर दिया। इससे फिर अवरोध शुरू हो गया और स्पीकर ने नेता विपक्ष एमके स्टालिन और डीएमके विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दे दिया। इसके विरोध में डीएमके सदस्यों ने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। तमिलनाडु में पिछले 30 साल में पहली बार बहुमत परीक्षण हुआ है। पिछली बार भी आमने सामने अन्ना द्रमुक के 2 धड़े ही थे। एक की अगुवाई एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी कर रही थी, जबकि दूसरे खेमे की अगुवाई जयललिता। तब भी विधानसभा में तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में जाट आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल आंदोलन के दौरान घायल लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। गोली लगने के घायल लोगों को 1 लाख रुपए, दूसरी वजहों से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। इस बीच आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में जाट आंदोलन पिछले 21 दिन से जारी है। ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने नए सिरे से बातचीत के सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है। आंदोलनकारियों ने आज बलिदान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद ने राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी। मार्च के पहले हफ्ते में परिषद बिल के सभी कानूनी प्रावधान पर विचार करेगी। सरकार इसे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पारित कराने की तैयारी में है। शनिवार को जीएसटी परिषद की 10वीं बैठक हुई। इसमें जीएसटी लागू होने से राज्यों को होने वाले हट जाने से जुड़े कानून को मंजूरी दी गई। अगर किसी राज्य को घाटा होता है तो पहले 5 साल के लिए उस घाटे को पूरा किया जाएगा। ये सिद्धांत सारे स्वीकार हो चुके थे और इसका जो लीगली वेटेड ड्राफ्ट आज काउंसिल के सामने आया, एक प्रावधान पे उस पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी को जुलाई से अमल में लाने के लिए बिल को संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पारित कराना जरूरी है। फॉर्मली अप्रूव कर दिया है। वो कानून अब वापस काउंसिल के सामने नहीं आएगा, उसको कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा। कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी और जो बजट सेशन का दूसरा हिस्सा है उसमें उसको पारित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। परिषद की अगली बैठक 4 और 5 मार्च को होगी। इसमें से जीएसटी से जुड़े बिल के सभी कानूनी प्रावधानों पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का मानना है कि दक्षिण एशियाई आपसी सहयोग बढ़ाकर विकास की नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने इंदौर में कल से शुरू हुए दक्षिण एशियाई देशों के संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। पाकिस्तान और म्यांमार का कोई भी प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा है। इंदौर में शनिवार से दक्षिण एशियाई देशों के संसदीय अध्यक्षों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सुमित्रा महाजन ने दक्षिण एशियाई देशों के बीच एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सोचने का तरीका और हमारे आसपास का वातावरण एक ही है। उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों से सतत विकास, संसदीय परंपरा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर मिलजुल कर काम करने की अपील की। Interaction benefits the region and allows us to have better understanding of issues facing our people and to find ways to deal with them. SDG target can be met by us in the region if we all work together to achieve them. सम्मेलन में भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के लोकसभा अध्यक्ष और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के इसमें शामिल नहीं होने पर बांग्लादेश अवामी लीग के सांसद और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष साबिर हुसैन चौधरी ने चिंता जताई। Also refer to a disappointment, and that is the fact that we don't have Pakistan with us or the Parliament of Pakistan. Of course, it is not unusual for governments to have differences, but we at the IPU believe that political dialogue is absolutely critical. So when governments do not talk or when they stop talking, parliamentarians should continue to engage in a dialogue. इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय संसद और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने साझा रूप से किया है। इसका मकसद
सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान प्रदान करना है। ऐसा पहला सम्मेलन जनवरी 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगला सम्मेलन श्रीलंका में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज पूर्वी अफ्रीकी देशों के रवांडा और युगांडा के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में वो रवांडा जाएंगे, जबकि 22 और 23 फरवरी को युगांडा का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। उपराष्ट्रपति के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री विजय सांपला भी दौरे पर जाएंगे। कोलकाता में 7वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कल खत्म हो गया। महोत्सव के आखिरी दिन फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान ए कैटेगरी में द पंक्ति स्टोर को गोल्डन, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन को सिल्वर, जबकि डोंट बर्न लीव्स और द मैथमेटिकल एंड हिज को लेगेसी फिल्म को ब्रॉन्ज अवार्ड से नवाजा गया। कोलकाता में खत्म हुए राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन फिल्मों और विज्ञान जगत से जुड़े दिग्गजों का जमावड़ा रहा। इस दौरान फिल्मों के जरिए लोगों को विज्ञान से जोड़ने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं फिल्मकारों ने भी इस विषय पर फिल्म बनाने के अपने अनुभव साझा किए। विज्ञान जो होता है हमेशा ही आपको एनहांस करता है, आगे बढ़ाता है। तो अगर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, वो डेफिनेटली हमें ज्ञान देगा और हमारे जो एक थॉट प्रोसेस को हमेशा अलग रखेगा और हमेशा उससे सीखने की प्रेरणा मिलेगी। फिल्म महोत्सव में 167 में से 52 फिल्मों को प्रतिस्पर्धा और 10 फिल्मों को गैर प्रतिस्पर्धा श्रेणी के लिए चुना गया। जो सुपर पावर्स बोलते हैं, जो सुपर हीरोज बोलते हैं, वो भी साइंस ही तो है। तो हम पुराने समय से चल रहे हैं और अभी भी उसे जैसे वापस लाना चाहिए। एक तरीके से है, मगर नेचर, एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट्रीज वो दिखानी चाहिए। 5 दिनों तक चले महोत्सव के दौरान अलग अलग कैटेगरी के लिए पुरस्कार दिए गए। ए कैटेगरी में फिल्म द पंगति स्टोरी को गोल्डन, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन को सिल्वर, जबकि डोंट बर्न लीव्स और द मैथमेटिकल एंड हिज लेगेसी को ब्रॉन्ज अवार्ड से नवाजा गया। इस नेशनल साइंस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से विज्ञान को अधिक से अधिक समाज तक पहुंचाया जा सके। कोलकाता से कैमरा पर्सन संजय कुमार, दिलीप मेती और कैमरा सहायक राजीव कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव, लखनऊ समेत 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान शुरू, चौथे दौर के लिए प्रचार तेज। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 7 पर एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुष्कर्म मामले में कार्रवाई, बीजेपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। पन्नीसामी के विश्वास मत को डीएमके ने बताया असंवैधानिक, एमके स्टालिन ने राज्यपाल को लिखा पत्र, दोबारा बहुमत परीक्षण की मांग, स्पीकर ने कहा नियमों के मुताबिक वोटिंग। राज्यों को मुआवजा से जुड़े कानून का मसौदा मंजूर, जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला, 1 जुलाई से अमल के लिए बजट सत्र में पारित कराना जरूरी। और दक्षिण एशिया में विकास के लिए शांति जरूरी, संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में बोली सुमित्रा महाजन, पाकिस्तान और म्यांमार नहीं हुए शामिल। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए डिस्कॉर्स।